हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समतल तरंगों का अपवर्तन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक दिशा में संचरित होती हैं तो इनके बीच इनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अवयवी तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि कोई माध्यम था, माध्यम में एक तरंग को संचरित करवा रहे थे। जरा सोचिए कि अगर उसी माध्यम में एक के बजाय दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में एक साथ संचरित हों तो क्या होगा। तो क्या तरंगों की ओवरलैपिंग नहीं होगी? क्या एक तरंग के ऊपर दूसरे तरंग नहीं आएंगे? अगर एक तरंग पर दूसरा तरंग ओवरलैप कर रहा है तो इसी घटना को ही कहा जाता है अध्यारोपण। एक तरंग पर दूसरी तरंग अध्यारोपित हो रही है। अगर एक तरंग पर दूसरी तरंग अध्यारोपित होती है तो जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो दोनों अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से अलग होती है और इसी घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। अब हम लोग जब दो तरंगें व्यतिकारी होंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो उस समय परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए जो व्यंजक है उस व्यंजक को हम लोग यहाँ पर निगमित करेंगे। माना किसी हेडिंग देख लेते हैं कि व्यतिकरण के फलस्वरूप तरंग की परिणामी तीव्रता का व्यंजक। अब हम लोग परिणामी तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। माना किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें जिनके आयाम क्रमशः A1 तथा A2 हैं एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। A1 और A2 आयाम की दो तरंगें और एक ही आवृत्ति की एक ही साथ एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं। माना किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं तथा तरंगों के बीच कलांतर फाई है। कलांतर क्या है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तब हम अब दोनों तरंगों के लिए अलग अलग जो विस्थापन समीकरण है उसको लिख लें। तो y1 की वैल्यू क्या होगी? y1 = A1 sin ओमेगा t। ये तरंग के लिए, प्रगामी तरंग के लिए विस्थापन समीकरण है। ठीक है, y = A sin ओमेगा t। ये क्या है? विस्थापन है। a क्या है? आयाम है। और t क्या है? दिया गया समय। ओमेगा को अभी हम लोग नीचे देखते हैं क्या है। तो ये पहले समीकरण के लिए विस्थापन समीकरण हो गया पहली तरंग के लिए। और इसी तरह से हम दूसरी तरंग के लिए विस्थापन समीकरण y2 की वैल्यू लिखें। y2 = A2 sin ओमेगा t प्लस फाई। देखिए दोनों तरंगों के बीच जो कलांतर है वो कितना है? फाई है। तो दोनों तरंगों के बीच हमें कलांतर दिखाना होगा फाई। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा क्या है? जहाँ ओमेगा = 2πn, ओमेगा = 2πn और n क्या है? n जो है यह आवृत्ति है। और हमने क्या कहा कि दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है वो समान होगी। तो n क्या है? दोनों ही तरंग की आवृत्ति है तथा n दोनों तरंगों की आवृत्ति है। दोनों तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, फिर से इतना देख लेते हैं। मान लेते हैं किसी माध्यम में
एक ही आवृत्ति की, और वो आवृत्ति क्या है, यन है। यन आवृत्ति की दो तरंगे जिनके आयाम a1 तथा a2 हैं, एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। मान लेते हैं किसी क्षण t पर माध्यम के किसी बिंदु पर, किसी विशेष बिंदु की बात हो रही है, किसी बिंदु पर इन दोनों तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापन क्रमशः y1 व y2 हैं और इन तरंगों के बीच कालांतर फाई है, तब इन तरंगों के लिए जो विस्थापन समीकरण होगा वो होगा पहली तरंग के लिए y1 बराबर a1 sin ओमेगा t और दूसरी तरंग के लिए y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस 5, जहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n और n क्या है, दोनों तरंग की आवृत्ति। हम लोगों ने दोनों तरंगों के लिए अलग अलग विस्थापन समीकरण देख लिया। अब उन दोनों तरंगों के विस्थापन समीकरणों, जो विस्थापन समीकरण है उनका परिणामी देखते हैं कि उनका परिणामी क्या होगा। अब दोनों तरंगें क्या होंगी, एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी। जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो उनका परिणामी विस्थापन भी होगा। तो देखते हैं परिणामी विस्थापन कितना होगा। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से रोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर, किसी विशेष बिंदु की बात हो रही है, तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन यदि मान लें कि परिणामी विस्थापन हमारा y है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y = y1 प्लस y2। ठीक है, y1 प्लस y2, y1 और y2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, a1 sin ओमेगा t। इसी तरह से y2 की वैल्यू क्या है, a2 sin ओमेगा t प्लस 5। a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस 5, a1 sin ओमेगा t प्लस, यहाँ पर देखिए sin a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, sin a प्लस b का फार्मूला लगाइए तो क्या होगा, a2 sin ओमेगा t cos 5 प्लस a2 यहाँ भी रहेगा, a2 cos ओमेगा t sin 5, cos ओमेगा t sin 5, यही तो है sin a प्लस b का फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पद को और इस पद को, दोनों पद में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो दोनों पद से हम साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लीजिए, तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो इस पद में क्या बचेगा, a1 बचेगा और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, a2, ये तो कॉमन हो गया और बचा हमारा cos 5। ठीक, कॉमन क्या हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस, अब क्या बच रहा है, a2 cos ओमेगा 2 sin 5। तो sin 5 को हम पहले लिख लेते हैं, cos ओमेगा t को बाद में लिख लेते हैं। a2 sin 5 cos ओमेगा t। ठीक, अब यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर माना जाएगा, माना a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू, इसको हम मान लें r cos थीटा तथा a2 sin 5, इसको हम मान लें r sin थीटा। ठीक है,
A1 प्लस A2 cos फाई को हम लोग क्या मानेंगे R cos थीटा, और A2 sin फाई को क्या मानेंगे R sin थीटा। चलिए ये वैल्यूज यहाँ पर रखिए। y की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू, यहाँ A1 प्लस A2 cos फाई के स्थान पे क्या रखना है R cos थीटा, R cos थीटा, और यहाँ पर है क्या साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई के स्थान पे क्या रखना है R साइन थीटा इंटू cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम R को कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है R cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा cos ओमेगा टी, यानी कि फिर ये आ गया साइन A प्लस बी पर। ठीक है, क्या आ गया साइन A प्लस बी पर, तो इसको लिख सकते हैं R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पर देखिए, तो जैसे हम लोगों ने विस्थापन समीकरण निकाला था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये विस्थापन समीकरण था। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y विस्थापन है, a क्या है आयाम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण हमें मिला है कि y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक ऐसा ही समीकरण ये भी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो परिणामी तरंग के लिए विस्थापन समीकरण आया है वो भी एक परिगामी तरंग का ही समीकरण है। ठीक, तो y इक्वल टू क्या आया आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको देखिए, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लें और इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड कर लें। यहाँ पर r क्या है, r को हम लिख सकते हैं कि जहाँ r परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम है। ठीक है ना, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है r, परिणामी तरंग का आयाम है। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया कि y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको हम लोग अगला इक्वेशन लिख सकते हैं, अगला इक्वेशन लिख लें थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, जो परिणामी तरंग का आयाम है r, इस r को हमने माना है, इस r की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो इस r की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके क्या करें, जोड़ दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए समीकरण 1 और 2 का वर्ग करें तो हम जो इन दोनों समीकरण में यहाँ पर लिखे गए हैं, जो इधर वाला टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और इधर का राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। चलिए इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस साइड में जो लिखा गया इसका वर्ग करिए, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, या लिख दें कि a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई।
चलिए यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ इसको एक्सपेंड करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई और प्लस ये जो बच रहा है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 हो गई, तो इधर बचा हमारा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट प्लस a2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2a1 a2 कास फाई। ठीक, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए ये आयाम है, ठीक है, और हम लोग तीव्रता के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं, तो ये अभी आयाम लिखा गया। ठीक, और जो तीव्रता होता है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो लिखेंगे इसको सिंस, डायरेक्ट लिखें तीव्रता ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के वर्ग के। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम परिणामी तरंग की जो तीव्रता है उसको अगर I से डिनोट करें तो I प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये परिणामी तरंग का जो आयाम है वो है r स्क्वायर। अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा I इक्वल टू के, अगर के रख दें तो के आर स्क्वायर। ठीक, तो I इक्वल टू हो गया के आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि जो पहली वाली तरंग है उसकी तीव्रता I1 है और जो दूसरी तरंग है उसकी तीव्रता क्या है, I2 है, तो लिख लें इसको, माना दोनों तरंग की तीव्रताएं क्रमशः I1 तथा I2 हैं। दोनों तरंग की तीव्रताएं क्रमशः I1 तथा I2 हैं। तब जैसे हमारा I इक्वल टू के आर स्क्वायर हो गया, ऐसे हमारा तब I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू के, ये भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर भी रहेगा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A1 स्क्वायर तथा I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तथा I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए I इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम k से मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, k से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 कास फाई। ठीक है, तो यहाँ से इसी समीकरण से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देयरफॉर
यहाँ से लिखेंगे के आर स्क्वायर इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 और क्या है cos 5 2A1 A2 cos 5। ठीक है, अब के आर स्क्वायर क्या है, ये आई है। ठीक है, और के A1 स्क्वायर क्या है, के A1 स्क्वायर क्या है, यहाँ से देखिए ये आपका हो गया I1 प्लस के A2 स्क्वायर क्या है, ये आपका है I2 प्लस 2 A1 A2 cos 5। ठीक है, 2 A1 A2 cos 5। या एक चीज़ हम यहाँ पर और कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के A1 इंटू अंडर रूट के A2। ठीक है, अंडर रूट में के लिखा है ना, तो के को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं कि अंडर रूट के A1 इंटू अंडर रूट के A2। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट के, अगर हम दोनों तरफ का वर्गमूल ले लें, इन दोनों में दोनों तरफ का अगर वर्गमूल ले लें तो क्या होगा, ये अंडर रूट के A1 इक्वल टू अंडर रूट I1 होगा ना। ऐसे यहाँ पर अंडर रूट के A2 बराबर ये अंडर रूट I2 होगा। ठीक, तो मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। ठीक, यही जो है हमारे परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए व्यंजक। ठीक है ना, ये क्या है, हमारी परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि व्यतिकरण की परिभाषा में बताया गया कि जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों के अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर होता तो यही दोनों तो है, दोनों की अलग अलग तीव्रता और उसका योग, तो इतना ही होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ में इतना और है, उसके साथ में इतना और है। इसका मतलब है कि जो परिणामी तीव्रता की, जो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी वो दोनों तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी। ठीक है, यही तरंगों का व्यतिकरण है। अब भिन्न होने का मतलब क्या है कि कुछ जगह परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक भी हो सकती है और कुछ जगह दोनों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से कम भी हो सकता है। तो अगर दोनों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक होगा तब क्या होगा, दोनों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से अगर कम होगा तब क्या होगा। अब इसको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।